हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में देखेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ और कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में देखेंगे। और बीच में एक अभ्यास प्रश्न मैं पूछूंगा जिसका जवाब चाहता हूं कि आप कमेंट में अवश्य करें। और सेशन के अंत में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को, यानी स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को। दोस्तों मैं इसका PDF अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। हर दिन की तरह पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लास्ट वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? ऑप्शन ए अपरेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी रवि रंजन, ऑप्शन सी रमेश बैस अथवा ऑप्शन डी CP राधाकृष्णन। दोस्तों इसका उत्तर है CP राधाकृष्णन। झारखंड के 11वें गवर्नर CP राधाकृष्णन ने झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 20 फरवरी 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। जस्टिस मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इसके पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे थे अपरेश कुमार सिंह और उससे पहले रवि रंजन झारखंड के मुख्य न्यायाधीश थे। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रखंड में देश का पहला अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र बनकर तैयार हो गया है? ऑप्शन ए मांडर, ऑप्शन बी उरमाझी, ऑप्शन सी इटकी अथवा ऑप्शन डी नामकुम। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इटकी में, जो कि रांची में स्थित है। NCDC जांच केंद्र भवन बनकर तैयार हो गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि रांची के इटकी ब्लॉक में देश का पहला अत्याधुनिक NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र भवन बनकर रेडी हो गया है। आपको बता दें कि इस उच्च स्तरीय टेस्टिंग सेंटर में कम्युनिकेबल डिजीजेज से संबंधित सभी प्रकार के मरीजों की उच्च स्तरीय जांच की जा सकेगी। आपको बता दें कि 1 मार्च 2019 को NCDC अस्पताल के भवन की आधारशिला रखी गई थी। केंद्र सरकार की पूरे देश में इस प्रकार के 30 NCDC स्थापित करने की योजना है और सबसे पहले स्थापित की गई है रांची के इटकी में। इसमें इटकी देश का पहला अत्याधुनिक उपकरणों से लैस NCDC सेंटर तैयार हो चुका है और ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को GI टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए करताल, ऑप्शन बी नगाड़ा, ऑप्शन सी केंद्री अथवा ऑप्शन डी मांदर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। गुमला जिले के मांदर को वहाँ के उपायुक्त यानी सुशांत गौरव ने इसे GI टैग दिलाने की पहल की शुरुआत कर दी है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मांदर। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के गुमला जिले के रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव के मांदर को GI टैग दिलाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है झारखंड के गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा। आपको बता दें कि इस मांदर को GI टैग दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे इस मांदर की पहचान पूरे देश में बनेगी और प्रखंड रायडी व जिला गुमला को मांदर के नाम से अब जाना जा सकेगा। आपको बता दें कि गांव में एक सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां गांव के लोग सामूहिक रूप से मांदर बनाकर कार्य कर सकेंगे और अपने हाथों से बना मांदर को बेच पाएंगे और अपनी आमदनी को भी बढ़ा पाएंगे। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि GI टैग होता क्या है। उससे पहले आपको बता दें, एक बात नोट कर लीजिए कि मांदर झारखंड का प्राचीन और अत्यंत
लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और यह एक ताल वाद्य के अंतर्गत आने वाला यंत्र है। आपको बता दें, इसे झारखंड के लगभग सभी समुदायों के लोग त्योहारों के समय बजाते हैं। और झारखंड में जीआई टैग इससे पहले केवल अब तक एक ही आइटम्स को दिया गया है, एक ही प्रोडक्ट कह सकते हैं, आइटम्स कह सकते हैं, और यह है सोहराई, जो कि कोहबर पेंटिंग है। हस्तकला क्षेत्र में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी झारखंड के अब तक केवल एक ही आइटम है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और यह है सोहराई का कोहबर पेंटिंग। इसे 2021 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी उस खास प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाने वाला एक विशेष यंत्र होता है, या विशेष प्रकार का कोई भी आइटम हो सकता है, किसी भी प्रकार का। आपको बता दें कि यह एक प्रकार का सिंबल होता है जो मुख्य रूप से किसी भी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, और जीआई टैग द्वारा यह बताया जाता है कि वह विशेष उत्पाद कहाँ पैदा होता है या कहाँ बनाया जाता है, या उसकी पहचान किस गांव या किस शहर या किस जिले से होती है। यह उन उत्पादों को ही दिया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हो, या यूं कहें कि सिर्फ उसी क्षेत्र में पैदा होता हो या बनाए जाते हों। इससे उस जो भी प्रोडक्ट है उसे कानूनी संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ऑफ गुड्स लागू किया था, और इसी के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत की गई थी, परंतु पहली बार 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। झारखंड के केवल एक ही चीज़ को अब तक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, वह सोहराई का कोहबर पेंटिंग है, और दूसरा जो कि मांदर है उसके लिए अप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा देवघर का पेड़ा को भी बहुत जल्द उम्मीद है कि जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा। तो ये था दोस्तों जीआई टैग से संबंधित और मांदर से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न को। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आद्या बुधिया किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है? ऑप्शन ए स्क्वैश, ऑप्शन बी रोल बॉल, ऑप्शन सी थांग टा, अथवा ऑप्शन डी आर्चरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए स्क्वैश से जुड़ी खिलाड़ी है रांची की आद्या बुधिया, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए यानी स्क्वैश से जुड़ी है आद्या बुधिया। आपको बता दें स्क्वैश प्लेयर है आद्या बुधिया। इनका चयन एशियन जूनियर स्क्वैश टीम में हो गया है, और आद्या बुधिया चीन में होने वाले 30वें यानी 30th एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है। इसका आयोजन 16 से 20 अगस्त 2023 तक चीन में किया जाएगा। आपको बता दें दिल्ली में इसका सिलेक्शन ट्रायल हुआ था 19 से 23 जून के बीच, और जहां देश भर के कई क्लब के खिलाड़ी स्क्वैश खिलाड़ी यहां पे आए थे पार्टिसिपेट करने, जहां झारखंड के स्क्वैश प्लेयर आद्या बुधिया का चयन किया गया है। आद्या बुधिया के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि यह रांची की रहने वाली है और अंडर 13 इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर है, और यह जिस क्लब से जुड़ी है उस क्लब का नाम है झारखंड क्रॉस कोर्ट स्क्वैश क्लब। और वर्तमान में जो 2023 में आद्या बुधिया का अचीवमेंट है वह HCL 12th इंडियन जूनियर ओपन चैंपियन बनी है, और इसका आयोजन दिल्ली में 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 के दौरान किया गया था। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को, और यह अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वह पहला राज्य जहां टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी लागू किया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। स्वाभाविक है दोस्तों इसका उत्तर होगा झारखंड। टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है झारखंड। आइए इसके बारे में भी हम डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी और कॉर्पोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीबी का उद्घाटन करने वाला या लागू करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बन गया है। टीबी फ्री इंडिया की परिकल्पना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से ही नहीं बल्कि उद्योग और श्रम विभाग से भी किया जा सकता है, अतः इनका भी सहयोग लेना अपेक्षित है। इसलिए इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिपार्टमेंट का भी सहयोग लिया जाएगा टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी के अंतर्गत, यानी
पंचायत, इंडस्ट्रीज़, आम लोग और लेबर डिपार्टमेंट सभी को मिलकर टीबी मुक्त झारखंड को बनाना है। कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल को भी टीबी मुक्त बनाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए श्रम और उद्योग विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें आम लोगों के अलावा इंडस्ट्री को भी जोड़ा गया है। आने वाले दिनों में पॉलिसी राज्य के सभी उद्योगों में लागू भी कर दी जाएगी। टीबी उन्मूलन के लिए झारखंड में अक्षय प्लस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत टीबी मरीजों को दवा दी जाती है, उसकी जांच की जाती है और सहयोग के तौर पर 500 रुपये भी दिया जाता है, और यह किया जाता है अक्षय प्लस योजना के तहत। आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में जो टीबी मरीजों की संख्या है वह 57,567 है, और झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 तक झारखंड को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जबकि भारत ने 2025 और पूरे विश्व स्तर पर 2030 तक टीबी फ्री कर दिया जाएगा पूरे विश्व को। यह है लक्ष्य अलग अलग क्षेत्र के लोगों का, यानी झारखंड अपने स्तर पर टीबी मुक्त कर रहा है अपने प्रदेश को, इंडिया अपने स्तर पर और विश्व अपने स्तर पर 2030 तक झारखंड को टीबी मुक्त कर देगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है जे ईरानी, जिनका निधन कुछ दिनों पहले हो गया, किस कंपनी से जुड़े रहे थे? ऑप्शन ए इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड, ऑप्शन बी बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो, ऑप्शन सी टाटा स्टील, अथवा ऑप्शन डी उषा मार्टिन। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी टाटा स्टील से जुड़े थे जे ईरानी, और वो टाटा स्टील के एमडी रह चुके थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों न्यूज़ तो काफ़ी पुराना है, मैं इसे किसी कारण से नहीं ऐड कर पाया था, इसलिए आज इसे लेकर आया हूँ। बता दें कि टाटा स्टील में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर 1936 में नागपुर में जन्मे टाटा स्टील के पूर्व एमडी जे ईरानी का निधन हो गया है। जे ईरानी ने 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के दौर में टाटा स्टील का नेतृत्व किया था और भारत में स्टील इंडस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 43 वर्षों तक टाटा स्टील को अपनी सेवा दी और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। टाटा स्टील में सहायक के तौर पर उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी और एमडी टाटा स्टील के वे बन गए थे। टाटा स्टील के अलावा वे टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में भी वो अपनी सेवा दे चुके हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों वन लाइनर्स के फॉर्म में, 20 से 22 फरवरी 2023 के बीच राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया था संथाल परगना के पाकुड़ जिले में। दूसरा प्रश्न है, छात्र नेता से राजनेता बने किस व्यक्ति ने नई राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया है? इसका नाम है दोस्तों युवा नेता है जयराम महतो, जिसने एक नए राजनीतिक दल की घोषणा की है धनबाद में, और इसका नाम है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जिसे शॉर्ट में JBKSS कहते हैं, और इसका चिन्ह होगा टाइगर। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा शुरू हो रही सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का लाभ कितने प्रखंडों को मिलेगा? इसका उत्तर है दोस्तों झारखंड के 2 जिले के 4 प्रखंडों को सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि देवघर और जामताड़ा के 2 जिले होंगे, जिसमें 4 ब्लॉक को इसका लाभ मिलेगा। अगर देवघर की बात करो तो देवघर में सारठ और करौं प्रखंड को, और वहीं जामताड़ा की बात करें तो विद्यासागर और जामताड़ा प्रखंड को इसका लाभ मिलने वाला है, और इसके तहत कुल 27 पंचायतों को लाभ मिलेगा और लगभग 12 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 जुलाई 2023 को DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? बता दें कि 75 वर्ष पूरा हो गया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई थी और यह देश का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था। इसके तहत सिंचाई परियोजना और विद्युत परियोजना दोनों चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? उत्तर दोस्तों सरयू राय। आपको बता दें कि सरयू राय
पूर्वी जमशेदपुर से विधायक हैं और सरयू राय ने ही मुख्यमंत्री रघुवर दास को पूर्वी जमशेदपुर से हराया था। पूर्व में ये झारखंड में मंत्री भी रह चुके हैं और ये चाणक्य के रूप में झारखंड में जाने जाते रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड सरकार ने हाथियों के उत्पात से मौत पर परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 4.5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 5.5 लाख रुपए अथवा ऑप्शन डी 4.5 लाख रुपए। दोस्तों, इंतज़ार करूंगा आपका उत्तर का। उम्मीद करता हूं आप ज़रूर कमेंट में इसका उत्तर कमेंट कर बताएंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बारी है ट्रेडिशनल अफेयर्स से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखने का। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किस अमर शहीद के ग्राम से किया गया था? ऑप्शन ए नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन बी दीपा व कुसुम, ऑप्शन सी वीर बुद्धू भगत अथवा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। दोस्तों, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी शहीद ग्राम विकास योजना की बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से। आइए इसके बारे में जानते हैं, शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में जान लेते हैं। 17 सितंबर 2017 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के खूंटी जिले के अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया था। आपको बता दें कि इस योजना के तहत कुल 19 गांवों को विकसित किया जाना है जो शहीदों के गांव हैं। इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांव को विकसित करना है, जिस गांव में पक्के मकान, शौचालय, नालियां, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी, विद्युत आदि के विकास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना में 2.63 लाख की लागत से गांव के सभी कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि जो भी गांव होगा, जो भी शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जो भी गाँव को विकसित किया जाएगा, उसके अंतर्गत आने वाले हर कच्चे मकान को 2.63 लाख रुपए से उसे पक्का बनाया जाएगा, यानी पूरे गांव को ही बदल दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना में अमर शहीद बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू मुर्मू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर आदि शहीदों और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और पहले चरण में 9 गांवों को इसके तहत विकसित किया जा रहा है और दूसरे चरण में अब गांव का चयन किया जा रहा है। पहले चरण में बता दें कि किन गांवों का चयन किया गया था। पहले चरण में शुरुआत की गई थी इस योजना की भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से। इसके अलावा गया मुंडा के गांव मरहूम क्षेत्र के गांव को चुना गया था पहले चरण में, सिद्धो कानू व चांद भैरव के भोगनडी व बरहेट को। इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर के गढ़वा के चेनो सनिया गाँव, टाना भगत के गांव चिंगारी नवाटोली जो कि बिशनपुर गुमला में है। इसके अलावा वीर शहीद तेलंगा खड़िया मुरगू गांव गुमला, दीपा व कुसुम का गांव सरायकेला में, और इसके अलावा वीर बुद्धू भगत का गांव सीलागाई जो कि चान्हो रांची में है। इन 9 गांवों का चयन किया गया था पहले चरण में शहीद ग्राम विकास योजना के तहत, और दूसरे चरण की योजना की शुरुआत की जा रही है और दूसरे चरण में भी गांव का चयन किया जा रहा है और इसके अवधि को भी बढ़ा दिया गया है, 25-26 तक कर दिया गया है इसके अवधि को। दोस्तों, आइए अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में ट्रेडिशनल अफेयर्स को। और आज का पहला ट्रेडिशनल अफेयर का वन लाइनर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के 4 प्रमुख जनजातियों का क्रम क्या है? यह दोस्तों संथाल, उरांव, मुंडा व हो। संथाल झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति वाली जनसंख्या है यानी जनजाति है। उसके बाद उरांव, मुंडा और हो। संथालों की बात करो तो संथालों की जनसंख्या झारखंड में लगभग 24 लाख है। उरांव की जनसंख्या 13 से 14 लाख लगभग। मुंडा की बात करें तो इनकी जनसंख्या भी लगभग 10 से 11 लाख है और हो की जनसंख्या भी करीब 7 से 8 लाख है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति का स्थान क्या है? दोस्तों,
संथाल जनजाति का स्थान अगर भारत में बात करें जनसंख्या के दृष्टि से तो तीसरा स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजातियों की संख्या है वह भील है, यानी तीसरा स्थान है भारत में संथाल जनजाति का। सबसे ज़्यादा जनजाति भारत में भील हैं, इसके बाद गोंड, उसके बाद नंबर आता है संथाल जनजाति का। इसके बाद जो झारखंड में क्रम है संथाल, उरांव और हो, जनसंख्या की दृष्टि से वह वैसा ही है। अगला प्रश्न है टाटा मोटर्स का पुराना नाम क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि टेल्को टाटा मोटर्स का पुराना नाम है। टेल्को का पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। टी फॉर टाटा, ई फॉर इंजीनियरिंग, एल से लोकोमोटिव और CO से कंपनी। इसकी स्थापना बता दें कि 1945 में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया। टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि यह कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है और यह भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, या यूँ कहें कि भारत की एक ऐसी कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है। दूसरे देशों में भी इसकी यूनिट है। अब भारत में इसके यूनिट की बात करें तो भारत में जमशेदपुर, पुणे के अलावा लखनऊ में भी इसकी यूनिट है और भारी और हल्के वाहन ये बनाती है। इसकी शुरुआत हुई थी जब 1945 में। उस समय बता दें तो रेलवे इंजन के निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी और हाल ही में ब्रिटेन में जगुआर और लैंड रोवर को भी टाटा मोटर्स ने अधिग्रहण कर लिया है। तो ये था दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है। आपको बता दें कि सकरी नदी है जो झारखंड में है। इसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं, यानी उत्तर की ओर बहती है गंगा नदी की ओर। इसे रामायण में सुमागधी कहा गया है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से होता है और गंगा के ताल क्षेत्र में वह इसका मुहाना है। सुमागधी इसका उपनाम है और क्यूल और मोरहर जो नदियाँ सहायक इसकी धाराएं हैं। 2 धाराएं हैं प्रमुख इसकी, क्यूल और मोरहर। अगला प्रश्न है महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक दारोगा की हत्या किस विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। उत्तर है संथाल विद्रोह। आपको बताते हैं दोस्तों महेश लाल और प्रताप नारायण ये 2 दारोगा थे जिनकी हत्या संथाल विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। आपको बता दें कि महेश लाल दीधी नामक एक थाना था उसके दारोगा थे और प्रताप नारायण ये एक करहरिया नामक थाना के दारोगा थे। महेश लाल की बात करें तो दोस्तों एक स्थानीय साहूकार थे जो अपने घर में मामूली चोरी के कारण संथालों के खिलाफ उन्होंने महेश लाल के थाने में यानी दीधी थाने में कंप्लेन कर दिया था, जिसके कारण महेश लाल दत्त ने सारे संथालियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था और इसी आक्रोश में संथाल लोगों ने महेश लाल दत्त की हत्या कर दी थी। वहीं प्रताप नारायण जो कि करहरिया थाना के दारोगा थे उनकी हत्या भी संथालों ने कर दी थी। संथाल विद्रोह की बात करें दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, इसकी शुरुआत 1855 में की गई थी और 1855-56 के दौरान यह विद्रोह चला था और सिद्धो कानू, चांद भैरव और उनकी बहन फूलो झानो ने इसका नेतृत्व किया था। इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और एक और बात बता दें दोस्तों जो आपको याद रखना चाहिए, कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ या करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।